नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग एक ऐसे मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मामला पॉलिटिशियंस उठाने से डरते हैं। सोनिया गांधी की गवर्नमेंट 2004 में, जब आपको मालूम होगा कि 2004 में कांग्रेस की दूसरी यूपीए की दोबारा गवर्नमेंट बनी थी, 2004 के दिसंबर में, और हम अगर कहें कि जनवरी 2005 में एक बड़ा निर्णय सोनिया गांधी सरकार ने लिया, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने लिया। और वो डिसीजन महिलाओं के पक्ष में कह के लिया गया कि ये महिलाओं के पक्ष में है, और भारतीय महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के नाम से वो दिया गया। हालांकि उस समय उस डिसीजन को, सरकार के उस निर्णय को पूरे देश ने अप्रिशिएट किया था। पूरे देश ने कहा महिला सशक्तिकरण के लिए ये आवश्यक है, महिलाओं की दुर्बल दशा को ध्यान में रखते हुए ये बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके पास होने के अब 15 वर्ष बाद वो जजमेंट ऐसा लग रहा, सरकार का निर्णय ऐसा लगने लगा है कि क्या भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए अभिशाप है? क्या भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को उस विषय पर अब पुनः आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है? मैं तब की बात कर रहा हूं जब वो महिलाएं, जिनको वो अधिकार 2005 में मिला था, अब वो मां बन चुकी हैं और उनके बच्चे अपने सामने हैं। अब उनके बेटा और बेटी के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं और फैमिली कोर्ट हमको लगातार खोलने पड़ रहे हैं, सिविल डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं, उन डिस्प्यूट्स को ध्यान में रखते हुए कि पूरे देश में जो रिश्तों की परंपरा है, न्यूक्लियर फैमिली तो पहले ही होने लगी थी, अब रिश्तों की मर्यादाएं भी भंग होती जा रही हैं। लाभ किसको हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि इस लाभ के साथ क्या महिला सशक्तिकरण वाकई में हुआ, या महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ और स्टेप लेने की जरूरत थी। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक कल जजमेंट आया, और वो जजमेंट अब सुर्खियों का विषय आज बना हुआ है। जजमेंट केस का नाम है, हालांकि मैं उनकी रिलीजन को नहीं बता पा रहा हूं कि वो कौन से रिलीजन का है, संभवतः ये क्रिश्चियंस का है। ब्रिगेड आयरनी एंड अदर्स वर्सेस डिंसी डेवसी एंड अदर्स। मैं फिर से बोलता हूं, ब्रिजेड या ब्रिस्ट आयरने एंड अदर्स, डिंसी डेवसी एंड अदर्स, ये कन्वर्टेड क्रिश्चियंस रहे होंगे। ये जजमेंट कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उस जजमेंट से मुझे लगता है कि एक नया डिस्कशन देश में शुरू हो गया है, जो भारतीय समाज के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आप सबको आग्रह करता हूं कि इसको अंत तक पूर्ण रूप से मेरे अनुसार एक बार सोच कर देखिए। मैं आपकी भावनाओं को, किसी को हाथ नहीं कर रहा हूं, महिलाओं के सशक्तिकरण पर कोई बात नहीं कर रहा हूं। महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और सिक्योरिटी के मैं पक्षधर हूं। लेकिन जो प्रकार, जो तरीका सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया गया, उसका जो अब निर्णयों पर प्रभाव आ रहा है, उन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं, अंजू मुखी एंड अदर्स वर्सेस सतीश कुमार भाटिया एंड अदर्स, ये 2010 में रिपोर्ट हुआ था, और इंश्योरेंस का मामला था। एमएसएटी, जिसको हम कहते हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, एमएसएटी का मामला रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि शुरुआत इसकी शायद मध्य प्रदेश से हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के एससीसी में इसको प्रिंट किया। क्या था? उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का, अगर किसी पुरुष का मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है, तो उस मृत्यु में जो मेडिकल, जो 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 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी जिसको पेमेंट करेगी, या जो परिवार के लोग हैं, पेमेंट किसको करेगी? तो शब्द वहां पर आया था डिपेंडेंस को, यानी कि जो उस व्यक्ति पर निर्भर करते होंगे, उन व्यक्तियों को कॉम्पनसेट करेगी। और निर्भरता का जो नियम है वो क्या है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उस व्यक्ति के जाने के बाद जितने वर्ष तक लगभग वो जीवित रहता और अर्निंग करता, उतनी अर्निंग, यानी कि उतना पैसा वो अपने परिवार के ऊपर खर्च करता। तो जो लोग भी अब उसके सर्वाइवर्स हैं, उसके जाने के बाद उसके पीछे बैठे हुए हैं, उन लोगों को उतना ऑन एन एवरेज एस्टिमेटेड अमाउंट ट्रांसफर हो जाना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, या फिर अगर जो एक्सीडेंट करता है वो दोषी है तो उनकी तरफ से। कुल मिलाकर कॉम्पनसेशन की बात आती है कि कॉम्पनसेशन किसको मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अंजू मुखी के मामले में कहा था कि अगर उसकी पत्नी है
तो वो भी डिपेंडेंट है, उसके माँ पिता हैं तो वो भी डिपेंडेंट हैं, और उसके बच्चे भी उसके डिपेंडेंट हैं। अगर 2 बच्चे, 1 पत्नी और 2 माँ बाप की बात हम करें, माँ पिता की बात करें, तो ऐसे 5 लोग उसके डिपेंडेंट हैं। उन 5 लोगों में वो अमाउंट बांट दिया जाना चाहिए। अगर केवल माँ और पिता हैं और पत्नी है तो 1/3 अमाउंट तीनों को बांट देना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं, ये इस बात से मैं सहमत हूं और ये बात सहमति के योग्य है। लेकिन इस जजमेंट में उन्होंने कहा था कि अब अगर पत्नी रीमैरिज कर लेती है, यानी कि पत्नी का पुनर्विवाह हो जाता है, तो वो अब अपने पूर्व पति की डिपेंडेंट नहीं रही। अब उसकी जो नया विवाह हुआ, जहां पर उसका विवाह हुआ है, वो पति उसका संरक्षक हो गया और वो पति उसको मेंटेन करने का दायित्व रखता है। इसलिए अगर रीमैरिज हो जाती है तो रीमैरिज के केस में पत्नी, जो पूर्व पत्नी है, जो विधवा है, उसकी उस विडो को अधिकार नहीं होगा। अब पैसा उनके बच्चों में और मां और पिता में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो उसके डिपेंडेंट हकीकत में बचे। पत्नी डिपेंडेंट नहीं रही क्योंकि पत्नी अब किसी और की डिपेंडेंट हो चुकी है। यह विधि 2010 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी। इसके ही समकालीन, हालांकि कल का जो डिसीजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन है उसने ये कहा कि नहीं, पत्नी की पुनर्विवाह होने के बावजूद पति की जो क्लेमेंट है, पति का जो कॉम्पनसेशन है, या पति की डिपेंडेंट वो बनी रहेगी, पूर्व पति की डिपेंडेंट वो बनी रहेगी, और माँ पिता के अलावा उसको भी 1/3, चूंकि उस पत्नी के माँ, ससुर और सास और वो स्वयं में थी, तो 1/3 तीनों को ट्रांसफर कर दिया जाए। लगभग 1,68,00,000 रुपए की डिग्री थी। उस डिग्री में 50 लाख, 58 लाख रुपए, 55 लाख रुपए जो भी बनता है, वो पैसा पत्नी को मिलना चाहिए, भले ही उसने पुनर्विवाह क्यों ना कर लिया हो। सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा, इन करंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अनुसार, इन तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार हमें नहीं लगता कि इस डिसीजन में हमें कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए, इसलिए ये इंटरवेंशन के योग्य नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो वो मेरिट के अलावा भी बहुत सारे ग्राउंड्स को पर उसको डिसमिस कर देता है। किस ग्राउंड पर डिसमिस किया, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि ये केस हमारे सुनने योग्य नहीं है और हम इसको नहीं सुनेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चला कहां से। असल में हिंदू समाज याज्ञवल्क्य पर चलता है, और याज्ञवल्क्य के जो सहदायकी है, यानी कि कुप्पारसनेरी है, वो पारिवारिक व्यवस्था को कहती है कि संयुक्त परिवार रहता है तो उसमें एक कर्ता होता है, और उस कर्ता के मातहत पूरा परिवार बाकी रहता है। उसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कर्ता निर्णय करता होता है, लेकिन वो मालिक नहीं होता। वो बीइंग ए मैनेजर वहां पर काम करता है, और बीइंग ए मैनेजर परिवार में अगर किसी की मृत्यु भी हो गई है, या परिवार में कोई कोई कमजोर या मजबूत है, तो सभी बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी उस व्यक्ति की बनती है। वो व्यक्ति अपने हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से पर निर्णय नहीं ले सकता। अगर माइनर बच्चे हैं तो परिवार के हित में, या परिवार को प्रण पोषण के लिए, या परिवार को आवश्यकताओं की पूर्ण के लिए वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो सामान्यतः अपने लिए उस पैसे का उपभोग नहीं कर सकता, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, या अपने ही केवल बच्चों के लिए भी वो उसका कन्वर्जन नहीं कर सकता, वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो उस पर वसीयत नहीं लिख सकता। ये कानून बिल्कुल तय था, और ये याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर है। और याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर अगर हम कहें तो इसकी प्रैक्टिस लगभग 2000 वर्षों से है। हालांकि मैं लगातार कहता आया हूं, क्योंकि हिंदू समाज जब से वेदों से अब तक बना है, परिवर्तन संसार के नियम को मानता है, और परिस्थितियों के अनुसार जो परिवर्तन संसार आते हैं समाज में, उन परिवर्तनों को अडॉप्ट करते हुए उनमें संशोधन भी करता है। पहले महिलाएं कुपर्सनरी के हिस्सा होती थी, लेकिन उनको इंडिविजुअल राइट नहीं होता था। लेकिन बाद में महिलाओं को भी कुपर्सनरी का हिस्सा माना गया। महिलाओं को पहले केवल ससुराल में कुपर्सनरी का हिस्सा माना जाता था, मायके में कुपर्सनरी का हिस्सा नहीं माना जाता था। बाद में संशोधन हुआ, और उस संशोधन में यह कहा गया, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, तो उसमें यह कहा गया सेक्शन 6 में कि जो अनमैरिड डॉटर हैं वो मायके में कुपर्सनर रहेंगी, सहदायकी यानी कि हिस्सेदार रहेंगी, जन्म से हिस्सेदार रहेंगे। जिस बच्चे ने भी उस परिवार में जन्म लिया है, वो बच्चा उस
प्रॉपर्टी का उसका सक्सेसर रहेगा और उसमें हिस्सेदारी उसकी होगी। हिस्सेदारी कितनी होगी ये बाद में तय करेंगे, यानी कि वो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। 2005 मैंने 2005 का जिक्र किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी और उन्होंने एक और निर्णय लिया, जहां पर अनमैरिड डॉटर शब्द था वहां पर अनमैरिड डिलीट करके सिर्फ डॉटर शब्द इस्तेमाल किया। अब जब डॉटर वर्ड इस्तेमाल हुआ तो फिर मैरिड डॉटर भी इसमें कवर हो गई। और अब पहले वो ससुराल में कुपार्सनर हुआ करती थी शादी के बाद, और शादी से पहले मायके में कुपार्सनर होती थी, लेकिन ससुराल जाने के बाद वो मायके की कुपार्सनर जो उसकी सीज हो जाती थी, लेकिन मेंटेनेंस का अधिकार इन केस ऑफ विडो, इन केस ऑफ इनकैपेसिटी, इन केस ऑफ नॉन मेंटेनेबिलिटी इन द इन लॉस फैमिली में वो लौट कर आती थी और मेंटेनेंस का अधिकार वो मायके में भी पाती थी। परंतु इस संशोधन के बाद अब वो मायके में कुपार्सनरी पाती है और ससुराल में कुपार्सनरी पहले से पाती है, यानी कि अब वो दो प्रॉपर्टियों के हिस्सेदार होगी। ससुराल में पति की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका एक हिस्सा आता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि संशोधन वो नियम क्या है। नियम यह है कि ससुराल में अगर पिता के एक बेटा, एक बेटी और एक बहू है, या बेटी की चलिए शादी करवा दीजिए, एक बेटा, एक बेटी, एक बेटा और एक बहू थी और वो पति पत्नी थे, तो ऐसे मामलों में कुपार्सनरी जब ब्रेक होती थी तो मां और पिता का एक एक हिस्सा होना, जबकि मां भी किसी दूसरे घर से आई थी, एक एक हिस्सा होना, और पति पत्नी का एक हिस्सा होना। ऐसे 1/3 होता था और 1/3 जो पति को मिलेगा उसमें से भी 1/2 और 1/2 रहता था, यानी कि पत्नी का भी 1/2 हिस्सा होता था और पति का भी 1/2 हिस्सा होता था 1/3 में से, क्योंकि पिता, माता और बेटे में 1/3 हुआ। बेटे के हिस्से में पत्नी का हिस्सा और बेटे के हिस्से में ही उसका अपना जो परिवार वंश बढ़ा है उनका हिस्सा उसमें काउंट होता था। इतना तो समझ में आता है, लेकिन अब इस पत्नी का हिस्सेदारी पति की प्रॉपर्टी में भी है और अब उसकी यही हिस्सेदारी मायके की प्रॉपर्टी में भी है। महिलाओं का ऐसा मानना कि यह बिल्कुल सही कानून है, महिला सशक्तिकरण है। मां और पिता ने जब 25 वर्ष 20 वर्ष पाल कर रखा तो उनको वहां, पत्नी को वहां हिस्सा या लड़की को वहां हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब उसको मायके में हिस्सा मिलना चाहिए तो ससुराल की कुपार्सनरी नहीं हो सकती। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जहां दो जगह कुपार्सनरी होती। चलिए यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि उसको कुपार्सनरी दो जगह मिल जाएगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है और दोनों जगह पर अगर उसका अधिकार रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसी संशोधन में 2005 वाले संशोधन में ही हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 24 हटा दी गई। अब ये धारा 24 बड़ी इंपॉर्टेंट थी। धारा 24 ये कहती थी कि जिस पति से उसका विवाह हुआ वहां पर उसको सक्सेशन का अधिकार है, उसके मरने के बाद विडो को पूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर वो रीमैरिज करती है, उसका पुनर्विवाह हो जाता है, तो उसके पूर्व पति की प्रॉपर्टी से उसकी बेदखली हो जाएगी और जहां उसका विवाह हुआ है वहां पर उसकी संपत्ति में अधिकारिणी हो जाएगी, जैसे वो पूर्व मृतक पति की संपत्ति में वो सहदायी थी। किंतु जब धारा 24 हटा दी गई तो वो जो मृतक पति है उसकी संपत्ति में भी सहदायी रहती है और जो नया विवाह हुआ वहां पर भी सहदायी रहती है, और अब 2005 के बाद अपने पिता की संपत्ति में भी सहदायी रहती है। यानी कि पिता की संपत्ति में जन्म से सहदायी होगी, दूसरा विवाह किया वहां विवाह से सहदायी होगी, तीसरा विवाह किया वहां विवाह से सहदायी होगी, और दूसरा विवाह जो उसका जो पति मृत हो गया उसकी संपत्ति में सक्सेसर भी रहेगी। यानी कि पत्नी के अगर 2 या 3 पति की मृत्यु दुर्भाग्य से हो जाती है तो फिर वो 4 स्थानों पर संपत्ति लेकर जाएगी। इसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक है, इसलिए इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जमाना बहुत खराब चल रहा है। एक और बड़ा समस्या कि रिश्ते कैसे टूटे। इसमें टूटने का साधन यह था कि पिता के घर में जिस समय उसका विवाह हुआ, पिता के घर में चूंकि उसको सहदाई की नहीं मिलती थी, विवाह के उपरांत पति के घर में सहदाई की होती थी, इसलिए निर्णय लेने का अधिकार उसको पति की संपत्ति पर होता था, पिता की संपत्ति पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता था।
अब उसको पिता की संपत्ति में भी निर्णय लेने का अधिकार है और पति की संपत्ति में भी निर्णय लेने का अधिकार है। यानी कि अब जब वो मायके जाने वाली है तो उसके भाई की पत्नी जो स्वयं अपने मायके से संपत्ति का अधिकार रखती है, उसके भाई की पत्नी और इस ननद के बीच में कैसा संबंध रहेगा। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो उसकी ननद है, ननद का हिस्सा निकाल दिया जाए और वो अपने मायके से संपत्ति ले आए, तो लाभ किसको होने वाला है? इसमें लाभ है या नहीं है? वो मायके से संपत्ति लाई, निश्चित रूप से वो संपत्ति उसके ससुराल से कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहां परंपराओं में उच्च कुल और उच्च धनाढ्य परिवार में हम विवाह करते हैं। अगर मेरी हैसियत 1 करोड़ रुपए की है तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरी बेटी की शादी 10 करोड़ रुपए हैसियत वाले परिवार में हो, नहीं हो तो कम से कम 2 करोड़ रुपए हैसियत वाले परिवार में तो होनी ही चाहिए। यानी कि अगर वो अपने ससुराल में हिस्सा लेगी तो निश्चित रूप से मायके से ज्यादा मिलेगा। अब वो मायके से हिस्सा लेगी और ससुराल से हिस्सा लेगी, ससुराल में उसकी ननद हिस्सा लेकर जाएगी, यानी कि वो ज्यादा जितना वो मायके से लेकर आई होगी उससे ज्यादा हिस्सा उसकी ननद उसकी ससुराल से लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी ननद का जो मायका है वो उसके अपने मायके से ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि हमने विवाह ही एक अच्छे परिवार में किया था। इसी प्रकार हमारी बुआ लेकर गई होगी और इसी प्रकार मेरी मां अपने मायके से संपत्ति लेकर आएगी। अगर मेरी मां अपने मायके से संपत्ति लेकर आएगी तो मेरे मामा और मेरी मां के बीच में रिश्ते कैसे होंगे, यह सोचने की बात है। और अगर बुआ मेरे घर से संपत्ति लेकर जाएगी तो मेरी और मेरे बुआ के परिवारों में संबंध कैसा होगा। मेरी पत्नी अगर अपने मायके से संपत्ति लेकर आएगी तो मेरे मायके के साथ रिश्ते कैसे होंगे, मेरे ससुराल के साथ रिश्ते कैसे होंगे। और मेरी बहन अगर मेरे घर से संपत्ति ले जाएगी तो मेरी बहन के साथ मेरे संबंध कैसे होंगे। बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन संभव यह है कि 100 में 90% रिश्ते खराब ही होने वाले हैं और लाभ किसी को नहीं होने वाला, हानि ही होगी। अगर वो मायके से संपत्ति लेकर आती है और उसकी ननद उसकी ससुराल से संपत्ति लेकर जाती है तो निश्चित रूप से उसकी ननद उतना हिस्सा वो निश्चित रूप से उसकी ननद वो उसके लाए हुए हिस्से से ज्यादा हिस्सा लेकर जाएगी। यानी कि परिवार भी विखंडित, रिश्ते समाप्त और लाभ बिल्कुल नगण्य के बराबर, या मैं कहूं कि निगेटिव लाभ नहीं, हानि। हां, महिला सशक्तिकरण की जहां तक बात आती है तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या पति की संपत्ति में पत्नी की ऐसी सहभागिता नहीं की जा सकती कि विवाह के 3 वर्ष के उपरांत या विवाह के 4 वर्ष उपरांत या विवाह के 7 वर्ष तक पति को पति की संपत्ति में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। बिना पत्नी की सहमति के पति निर्णय नहीं ले सकता, शादी करना हो करे या शादी न करना हो तो न करे। अगर ऐसा हम कोई संशोधन लेकर आते हैं कि विवाह के उपरांत जो पत्नी नवविवाहिता है उसकी सहमति के बगैर प्रॉपर्टी का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन उस पत्नी को भी संपत्ति का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। अगर वो डिवोर्स ले लेती है 7 वर्ष के अंदर या वो चली जाती है तो उसको संपत्ति में कुछ नहीं मिलेगा, उसको मायके की ही संपत्ति में अधिकार मिलता रहेगा। जैसे पहले बीइंग ए डिपेंडेंट उसको मायके में अधिकार मिलता था टू गेट द मेंटेनेंस, लेकिन यह संशोधन 2005 में लाया गया, इससे परिवार विखंडित हुए और लाभ किसी का नहीं हुआ। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कल का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया, जिसमें निर्णय नहीं कहूं, उसने जो डिसमिसल ऑफ एसएलपी किया और दिल्ली हाईकोर्ट का जो निर्णय अपहेल्ड किया उसको कंटिन्यू रखा, इससे मुझे लगता है कि पति की मृत्यु के बाद जो डिपेंडेंस की शर्त थी, डिपेंडेंस की जो बात थी, वो डिपेंडेंट अब वो पति के घर जाने के बाद भी अपने पूर्व पति के से लेकर जाएगी। यानी कि अगर उसके 3 पति मारे जाते हैं दुर्घटना से और कहीं वो जानबूझकर भी अपने किसी मित्र के साथ ऐसा करती है तो फिर उसको
3-4 जगह से संपत्ति, 3-4 जगह से कॉम्पनसेशन और 3-4 जगह से संपत्ति मिलेगी और जिससे वो अपनी जिंदगी का अच्छे से गुजर बसर कर सकती है। इन बातों पर विचार करना होगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो कुपार्सनरी का प्रिंसिपल दिया था और ससुराल में महिला को पूर्ण अधिकार, अर्धांगिनी का दर्जा दिया था, यानी कि ससुराल में वो अर्धांगिनी है, पति का कोई भी निर्णय अकेले नहीं हो सकता और पत्नी से सहमति के बगैर पति निर्णय ले ही नहीं सकता। इससे परिवार का विखंडन रुकता है, इसमें वैमनस्यता रुकती है, इससे जो लोगों के बीच में आपस का भाईचारा है वो बढ़ता है, परिवार संयोजित होता है। ये सब बातें परिवार प्रबोधन के लिए अपने को आज सोचनी होंगी। मैं नहीं कहता हूं कि महिला के लिए कोई दुर्दशा की जाए, लेकिन मैं इस पक्ष में भी हूं कि भविष्य में महिला की सिक्योरिटी कैसे की जाए, इसके लिए कोई सॉलिड प्लान निकालना पड़ेगा। परिवार भी बना रहे और महिला सुरक्षित भी रहे और पति का परिवार उसको दुखी भी ना करे और पति के परिवार में उसको पूर्ण अधिकार भी हो। ये सब बातें आज सोचनी होगी। इसलिए ये जो डिसीजन आया, इस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए हम सबको विचार करना होगा, खासतौर से महिलाओं को विचार करना होगा कि वो परिवार प्रबोधन के लिए क्या करना चाहती हैं। सरकार के ऊपर दबाव बनाकर इस प्रकार की विधियां बनाने के लिए सरकार को मजबूर करें। थैंक यू वेरी मच।